Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 4th August 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Supreme Court's judgment on sex work. Important from our syllabus GS paper 2 Indian polity as well as GS paper 4 ethics and integrity point of view. तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाया है इन अ केस जिसका नाम है प्रज्वला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2026। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंसेंटिंग एडल्ट सेक्स वर्कर्स कैन नॉट बी फोर्सफुली रेस्क्यूड और रिहैबिलिटेटेड। मतलब अगर कोई एडल्ट सेक्स वर्कर है और वो अपने कंसेंट से यानी कि इच्छा से सेक्स एक्टिविटीज में फॉर कॉमर्शियल गेन इन्वॉल्व हो रहा है या हो रही है तो उसको फोर्सफुली रेस्क्यू नहीं करना है। कोर्ट ने कहा कि द रिहैबिलिटेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अगर विक्टिम रिहैबिलिटेट होना चाहता है, रेस्क्यू होना चाहता है, तभी आप उसको रिहैबिलिटेट करेंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट ने यह भी कहा कि एजेंसी एंड वल्नरेबिलिटी कैन को एग्जिस्ट। एजेंसी का सरल सा मतलब होता है ऑटोनॉमी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेक अ चॉइस आउट ऑफ फ्री विल, और वल्नरेबिलिटी मतलब पॉवर्टी या किसी भी और कारणों से अगर इंसान के पास अपॉर्चुनिटीज या ऑल्टरनेटिव की कमी हो तो कहा जाएगा कि वो इंसान वल्नरेबल है। अब नॉर्मली क्या माना जाता है कि जो इंसान वल्नरेबल है यानी कि बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन या स्टिग्मेटाइजेशन का शिकार है, वल्नरेबिलिटी जिसकी ज़्यादा है, उसके पास एजेंसी यानी कि ऑटोनॉमी कम होगी या नहीं होगी। वल्नरेबल है तो मतलब मजबूर है, मजबूर है तो मतलब उसके पास ऑटोनॉमी अपनी इच्छा से फैसले लेने का अधिकार नहीं होता है, और अगर ऑटोनॉमस है तो वल्नरेबल नहीं है, ऐसा माना जाता है। इसी कारण से जब भी पुलिस रेड करती है इन सम ब्रॉथल या प्लेसेस जहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटीज चल रही हैं फॉर कॉमर्शियल गेन्स, तो वहाँ पे फिर जो लोग भी सेक्सुअल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको पुलिस रेस्क्यू करती है और उनको फिर शेल्टर होम में ले जाकर के रिहैबिलिटेट करती है, क्योंकि वहाँ पे सोच ये है कि ये तमाम सेक्स वर्कर्स वल्नरेबल हैं, वल्नरेबल ड्यू टू पॉवर्टी या ट्रैफिकिंग के शिकार हैं, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इनको, और इसी कारण से इनके पास अपनी ऑटोनॉमी या एजेंसी नहीं है, उनको वहां से इस कारण से रिहैबिलिटेट किया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि वल्नरेबिलिटी एंड एजेंसी, या दूसरे शब्दों में कहें तो पॉवर्टी एंड ऑटोनॉमी आर कंप्लीटली एक्सक्लूसिव विथ ईच अदर। दोज हु आर वल्नरेबल कैन हैव सम टू सम एक्सटेंट एजेंसी ऑटोनॉमी ऑल्सो। वही बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एजेंसी एंड वल्नरेबिलिटी कैन को एग्जिस्ट। मतलब ठीक है, पॉवर्टी है, उनके पास कुछ और भी ऑप्शंस थे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने के इन द रियल्म ऑफ द कंस्ट्रेंट्स बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या लैक ऑफ एजुकेशन, लेकिन कुछ और ऑप्शंस भी थे, लेकिन उस इंसान ने चुना टू एंगेज इनटू सेक्स वर्क। तो vulnerability and agency can coexist। अभी तक इन सारे मामलों में जो कानून अप्लाई होता रहा है वो है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। इसी कानून के अंतर्गत जब भी पुलिस रेड करती है तो उसमें जो लोग भी सेक्स वर्क में इन्वॉल्व होते हैं उनको ऑटोमेटिकली रेस्क्यू किया जाता है एंड दे आर प्लेस्ड इनटू प्रोटेक्टिव होम्स इवन इफ दे वर एडल्ट्स एंड एंगेज इनटू सेक्स वर्क वॉलेंटरीली। तो ये जो कानून को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था इसमें अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो वल्नरेबल हैं उनके पास अपनी ऑटोनॉमी नहीं है, उनको वहां से रिहैबिलिटेट करा करके फिर एक ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, की डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गिवन इन दिस प्रज्वाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस कि एडल्ट वॉलंटरी सेक्स वर्कर्स कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली रेस्क्यूड और डिटेन्ड अगेंस्ट देयर विशेस।
बिफोर ऑर्डरिंग रिहैबिलिटेशन ऑर्डर करने से पहले मैजिस्ट्रेट मस्ट कंडक्ट ए थ्रेशोल्ड इंक्वायरी, एक बेसिक इंक्वायरी करनी होगी। उसके बाद ही मैजिस्ट्रेट को फैसला लेना है कि उस इंसान को रिहैबिलिटेट करना है या नहीं। तो थ्रेशोल्ड इंक्वायरी में 3 चीजों पे ध्यान रखना है। पहला, कि क्या पर्सन एडल्ट है। अगर एडल्ट है तभी जाकर के फैसला लिया जाएगा आगे कि उसको रेस्क्यू करना है या नहीं करना है। अगर माइनर है तब तो 100% उसको रेस्क्यू करना ही करना है, रिहैबिलिटेट करना ही करना है। तो 3 थ्रेशोल्ड इंक्वायरी होगी। इज द पर्सन एडल्ट, इज द पर्सन engaged in sex work voluntarily, and does the person want rehabilitation or protective custody। दैट मीन्स अगर ये तीनों चीजें, अगर एडल्ट है और साथ ही साथ वो सेक्स वर्क में वॉलंटरीली इंगेज हो रहा है, प्लस डज नॉट वांट रिहैबिलिटेशन, देन इन दैट केस द पर्सन इंगेजिंग इनटू सेक्सुअल कंडक्ट शैल नॉट बी रिहैबिलिटेटेड। तो कंसल्ट या कंसेंट ऑफ द एडल्ट विक्टिम इज प्राइमरी कंसिडरेशन। ये फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 2 फंडामेंटल राइट्स का सहारा लिया। पहला, आर्टिकल 21 का, इट एम्फेसाइजेज ऑन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो यहाँ पे लिबर्टी पे एम्फेसाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफ इंडिविजुअल वांट्स टू एंगेज इनटू सेक्सुअल कंडक्ट, इट इज हिज और हर मैटर ऑफ ऑटोनॉमी। इसमें स्टेट को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 23 का अप्लाई किया या एप्लीकेशन किया। आर्टिकल 23 टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर हमारे पास क्लैरिटी हो कि कौन से लोग वॉलंटरीली सेक्स वर्क में एंगेज हो रहे हैं जिनको रिहैबिलिटेट करने की जरूरत नहीं है, और कौन से लोगों को ट्रैफिकिंग के थ्रू एक्सप्लॉयटेशन करके उनको सेक्स वर्क में एंगेज कराया जा रहा है, इसकी क्लैरिटी हो, तो द police and other enforcement agencies can focus better on the real victims who need rehabilitation। अभी क्या है कि रेड मारते हैं, सबको पकड़ के ले आते हैं, और जो रियल विक्टिम्स हैं वो इस बल्क में कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता, उनको रिहेबिलिटेट नहीं करा पाते। बट वंस देयर इज अ क्लैरिटी कि दोज हु आर इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड दोज हु आर वॉलंटरीली इंगेजिंग इनटू सेक्सुअल कंडक्ट्स, एक क्लैरिटी हो जाए, तो फिर दोज हु आर इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बिकॉज ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दे कैन बी बेटर रेस्क्यूड। तो आर्टिकल 23 का बेटर इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा वंस देयर इज ए क्लैरिटी ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान भी रिलीज किया कि जो लोग या तो एडल्ट नहीं हैं या तो जिनको फोर्सफुली सेक्सुअल एक्टिविटीज में एंगेज कराया जा रहा है एंड दोज हु वांट टू बी रिहैबिलिटेटेड, उनके लिए एक प्रॉपर प्रोटेक्शन प्लान रिलीज किया सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू रिलीज एन ऑर्डर विच विल हैव ग्रेविटी ऑफ एनी ऑर्डिनरी लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रॉपर विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान ले डाउन किया है जो फॉलो करना है इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, इंक्लूडिंग पुलिस। वहां पे उनको देखना है कि कंसेंट है या नहीं है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सजेस्ट किया है पार्लियामेंट को कि वो एक प्रॉपर कानून बनाए, एंटी ट्रैफिकिंग लॉ बनाए। ये जो पुराना कानून है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 वाला, इसको या तो अमेंड करें या रिपील करके एक नया कानून बनाए जिसमें एक क्लियर डिवीजन किया जाए अराउंड द आइडिया ऑफ कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट रादर, कि जो लोग भी सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंगेज हो रहे हैं एज देयर मैटर ऑफ एजेंसी, और जो लोगों को ट्रैफिकिंग किया जा रहा है, इनके बीच में क्लैरिटी हो, डिस्टिंक्शन हो, और फिर जो विक्टिम्स हैं उनका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन के लिए एक नया रिफॉर्म्ड कानून बनाया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है पार्लियामेंट को। इस टॉपिक के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस टॉपिक के ऊपर मैंने आज एक केस स्टडी दिया आप लोगों को। ये केस स्टडी, इसमें क्या एथिकल इश्यूज हैं, क्या क्या वैल्यूज इन कन्फ्लिक्ट हैं। वैल्यूज इन कन्फ्लिक्ट मतलब एथिकल डायलेमाज हैं, और अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप थोड़ा अटेम्प्ट कीजिए। इफ नीडेड यू कैन रीड द हिंट्स ऑल्सो। जिन्होंने पहले कभी केस स्टडी नहीं किया है
उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन को के साथ साथ हिंट्स भी एक बार रीड कर लीजिए, फिर हिंट्स को बंद करके आंसर अटेम्प्ट कीजिए। और जिन्होंने पहले केस स्टडीज लिखे हैं वो तो सीधा सीधा अटेम्प्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कशन दैट वी हैड so far. Next topic is about mental health of students, important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी हर साल ही एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया का एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। इस रिपोर्ट के अंदर स्टूडेंट सुसाइड की एक अलग लिस्ट होती है, जिसमें स्टूडेंट्स के अंदर ईयर वाइज, स्टेट वाइज, जेंडर वाइज कितने सुसाइड के केसेस हुए हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अभी रिसेंटली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया का रिपोर्ट पब्लिश किया। उसके साथ साथ स्टूडेंट सुसाइड का भी रिपोर्ट पब्लिश किया। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में पीआईबी में आर्टिकल आया है कि स्टूडेंट सुसाइड भारत में होते क्यों हैं। तो उसके पीछे जो मुख्य कारण है स्टूडेंट सुसाइड के पीछे, वो है हाई स्टेक्स एग्जामिनेशन लाइक जेई या नीट, जिसमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए पेरेंट्स काफी प्रेशर बनाते हैं। जुवेनाइल एज, ये जो एज होता है टीन एज, इसमें इमोशनल बर्स्ट बहुत होता है। इसमें लव अफेयर के मामले या फैमिली प्रेशर, घर में किसी ने कुछ कह दिया, इन सब कारणों से भी सुसाइड के केसेस आते हैं। करियर रिलेटेड प्रेशर बाय पेरेंट्स तो है ही, प्लस मॉडर्न लाइफस्टाइल स्पेशली आफ्टर राइज ऑफ सोशल मीडिया एंड अदर वर्चुअल प्लेटफॉर्म। यंग जनरेशन आर गेटिंग इनटू डिप्रेशन ड्यू टू सेंस ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी, क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कैट फिशिंग कर रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं कि वो कितना बढ़िया लाइफ बिता रहे हैं, एंड दे ट्राई टू क्रिएट एन इमेज दैट दे आर लीडिंग ए वेरी हाई प्रोफाइल लाइफ। इससे क्या होता है कि बाकियों के अंदर सेंस ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी क्रिएट होती है, डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है, दैट इन सम एक्सट्रीम केसेस कैन लीड टू सुसाइड ऑल्सो। So these are some recent factors behind rising case of suicide amongst juveniles. इमोशनल आउटबर्स्ट भी एक बड़ा फैक्टर है। लव अफेयर्स के मामले, ऐसा कहा है एनसीआरबी ने, वो भी एक बड़ा मामला है अपार्ट फ्रॉम करियर प्रेशर। ये पॉइंट ध्यान से याद कीजिएगा, मेंस में काम आएगा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू रिड्यूस स्टूडेंट सुसाइड। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हॉलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात की गई है। तो वहां पे अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स या करिकुलम, फोकस हैज बीन ऑन मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ, ताकि प्रॉपर कैरेक्टर बिल्डिंग हो स्टूडेंट्स की, एथिकल वैल्यूज डेवलप हो, इमोशनल वेलबींग हो। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेकर के आई है मनोदर्पण इनिशिएटिव। इसमें टॉल फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया। सहयोग लाइव इंटरैक्टिव काउंसलिंग सेशंस लाए जाते हैं, एंड परिचर्चा, जिसमें मेंटल हेल्थ के ऊपर वेबिनार किया जाता है। ये 3 इनिशिएटिव्स हैं, टॉल फ्री काउंसलिंग, सहयोग एंड परिचर्चा अंडर मनोदर्पण इनिशिएटिव। उसके अलावा यूजीसी गाइडलाइंस हैं, 2023 में इसको लाया गया था। नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को यूजीसी ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए ये गाइडलाइंस रिलीज किए। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटल वेलबींग फ्रेमवर्क वाज आल्सो रिलीज्ड इन 2023। इसमें प्रॉपर एसओपीज टू प्रिवेंट सुसाइड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिलीज किए गए। कोचिंग सेंटर्स आल्सो हैव बीन सजेस्टेड दैट दे नीड टू हायर काउंसलर्स एंड साइकोलॉजिस्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विथ मेंटल हेल्थ इश्यूज। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सुसाइड अमंगस्ट यंग वेमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी। ऐसा सवाल पूछा गया था पेपर 1, जीएस पेपर 1 में, इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड। तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। इफ नीडेड यू कैन रीड द हिंट्स ऑल्सो। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसकी मदद से सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 को अमेंड किया जाएगा, और उस अमेंडमेंट की मदद से व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम को भारत में फेज्ड मैनर में इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्या है व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम? इस कम्युनिकेशन सिस्टम के मदद से सड़कों पे चल रही गाड़ियां आपस में रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाएंगे रिगार्डिंग देयर स्पीड, पोजीशन, डायरेक्शन, एक्सेलरेशन। और इससे क्या होगा कि एक एडवांस्ड वार्निंग जनरेट होगी
अगर इमरजेंसी ब्रेक लगानी है ड्राइवर को तो पहले ही वार्निंग आ जाएगी कि नाउ यू नीड टू अप्लाई इमरजेंसी ब्रेक। कहीं फॉरवर्ड कोलिजन का रिस्क बन रहा है या लेन चेंज करने पे अगर कोई रिस्क है तो गाड़ी में पहले इंडिकेशन आ जाएगा कि प्लीज डोंट चेंज द लेन, आगे से गाड़ी आ रही है। बहुत बार क्या होता है कि आप लेन चेंज कर रहे होते हैं, एक ट्रक के पीछे आप लेन चेंज कर रहे होते हैं ये सोच करके कि ट्रक को ओवरटेक करता हूं, तब तक सामने से गाड़ी आ रही होती है। अब आपको तो दिख नहीं रहा होता है बिकॉज इट इज आउट बियॉन्ड द लाइन ऑफ साइट ऑफ द ड्राइवर। तो इस केस में ये जो व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो आसपास की सारी गाड़ियों से आपस में इंटरेक्शन करवाना शुरू करा देगा, उससे क्या है कि पहले ही आपको मैसेज आ जाएगा कि नो नो प्लीज डोंट चेंज द लेन। तो इस तरीके से सड़क पे होने वाले जो एक्सीडेंट्स हैं वो कम होंगे। ये व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की जाएगी वो होगी 5.9 गीगाहर्ट्ज बैंड। 0.125 टॉलरेंस अलाउ किया गया, मतलब 5.9 गीगाहर्ट्ज बैंड इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन रेंज इज 5.875 गीगाहर्ट्ज टू 5.925 गीगाहर्ट्ज, मतलब 0.025 का टॉलरेंस प्लस माइनस अलाउ किया गया है। लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी का बैंड इस्तेमाल किया जाएगा फॉर कम्युनिकेशन वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान रखना है 5.9 गीगाहर्ट्ज। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने तमाम ऑटोमोबाइल कंपनियों को लाइसेंस रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट कर दिया है फॉर यूजिंग 5.9 गीगाहर्ट्ज बैंड। देखिए, ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं ये पब्लिक रिसोर्स मानी जाती हैं, और रेडियो फ्रीक्वेंसीज का अगर आपको इस्तेमाल करना है फॉर कम्युनिकेशन तो आपको पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन से लाइसेंस लेना होगा। ये जनरली नियम है, क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी से रेडियो फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करने लगे फॉर कम्युनिकेशन तो बाकी सारी एक्टिविटीज में इंटरफेरेंस हो सकता है। और टेलीकॉम एक्टिविटीज में या डीटीएच डायरेक्ट टू होम जो सर्विस आता है डिश एंटीना उसमें इंटरफेरेंस हो सकता है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसीज आप तभी इस्तेमाल करेंगे जब आपको डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन से लाइसेंस मिला हो। इसीलिए सैटेलाइट फ़ोन आप अपने मर्जी से नहीं इस्तेमाल कर सकते। सैटेलाइट फ़ोन अगर आपको इस्तेमाल करना है तो पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन से आपको परमिशन या लाइसेंस लेना होगा। तो जनरली तमाम रेडियो फ्रीक्वेंसीज, इसीलिए तो 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम का फिर ऑक्शन होता है, लोकेशन होता है, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसीज आर रिजर्व्ड एंड दे आर अलाउड टू बी यूज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन एज ए रिजल्ट ऑफ लाइसेंस। लेकिन 5.9 गीगाहर्ट्ज वाला जो बैंड है, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, उसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स फॉर व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन। लाइसेंस को, रिक्वायरमेंट को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अगर टेक्निकल एस्पेक्ट से बात करें व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन की, तो जो स्टैंडर्ड्स यूज किया जाना है वो है AIS 230। AIS ऑटोमेटिव इंडियन स्टैंडर्ड 230। तो भाई कम्युनिकेशन जो करेंगे उसमें भी प्रॉपर स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना, क्या नॉर्म, क्या कोड फॉलो होगा, टेक्निकल एस्पेक्ट्स। तो भारत की एक एजेंसी है ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कमिटी, इसने एक स्टैंडर्ड रेज किया है। जैसे कैसे BIS कोड होते हैं वैसे ही ये व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन का कोड होगा भारत में AIS 230। और जो टेक्नोलॉजी है, ओवरऑल ये कम्युनिकेशन को कह रहे हैं हम लोग जनरल भाषा में व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम, लेकिन जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा उसको कहा जा रहा है सेलुलर व्हीकल टू एवरीथिंग टेक्नोलॉजी। V2XX हियर इंडिकेट एवरीथिंग। सो यहाँ पे सिर्फ गाड़ियों से नहीं, सड़क पे आसपास में कोई चीजें जो गाड़ियां नहीं हैं उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा कि सामने एक पिलर है या कुछ और है। तो द टेक्निकल स्टैंडर्ड इज AIS 230। technical code that has to be used is AIS 230 and the technology is cellular V2X vehicle to everything technology। इसके इंप्लीमेंट होने से व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम जिसके अंदर AIS 230 स्टैंडर्ड्स होगा और CV2X टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। इसके इंप्लीमेंट होने से ड्राइवर की सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ेगी और रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे। अब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से जितने भी LMN कैटेगरी के व्हीकल्स हैं, L मतलब लाइट व्हीकल जैसे कि 2 व्हीलर्स या 3 व्हीलर्स, M मतलब पैसेंजर व्हीकल्स एंड N मतलब गुड्स कैरियर, जितने भी LMN सिस्टम हैं जहां पे ऑलरेडी V2V सिस्टम यूज किया जा रहा है उनको AIS 230
स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना होगा बाय 1 अक्टूबर 2027। और जो भी नई गाड़ियां बनेगी फ्रॉम 1 अक्टूबर 2028 LMN कैटेगरी में, सबके अंदर AIS 230 V2V कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो जिनके अंदर ऑलरेडी हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं ADAS वाले, तो जिनके अंदर ऑलरेडी ये V2V कम्युनिकेशन सिस्टम है, दे हैव टू कंप्लाई विद 230 AIS 230 कोड बाय 1 अक्टूबर 2027। और नई गाड़ियां जो 1 अक्टूबर 2028 से बनेगी उनमें V2CX टेक्नोलॉजी होगी विथ कोड AIS 230। इस टॉपिक के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडियाज परफॉर्मेंस एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से एक बार देर आप देख लीजिए। भारत का परफॉर्मेंस इन रिसेंटली कंक्लूडेड कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड एट ग्लासगो इन आयरलैंड। वहां पे भारत का रैंक चौथा रहा है। सबसे ऊपर रहा ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड, तीसरे नंबर पे कनाडा और चौथे नंबर पे भारत। भारत को टोटल 39 मेडल्स मिले हैं। इसमें से 13 गोल्ड, 17 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज है। इंडिया का अगर इंपॉर्टेंट एरियाज में परफॉर्मेंस देखा जाए जो हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है, तो झंडू कुमार पैरा पावर लिफ्टिंग में मेंस हेवी वेट में उनको ब्रॉन्ज मिला। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज झंडू कुमार द्वारा जो मेडल जीता गया, इट वाज इंडियाज फर्स्ट मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम्स। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में 48 kg विमेन कैटेगरी में तीसरी कंसेक्यूटिव गोल्ड जीती है कॉमनवेल्थ गेम्स में। नीरज चोपड़ा जी को जेवलिन थ्रो में सिल्वर मिला है। ओवरऑल बॉक्सिंग टीम की अगर बात करें तो बॉक्सिंग टीम ने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। 10 मेडल्स तो इन 39 में से अकेले बॉक्सिंग टीम ने जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड हैं। तो बॉक्सिंग टीम ने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है एंड ये अभी तक का हमारा बॉक्सिंग टीम का बेस्ट कॉमनवेल्थ गेम परफॉर्मेंस भी है। नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में होगा इन अहमदाबाद। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। लैंडस्लाइड से रिलेटेड जो प्रश्न था उसमें पहला स्टेटमेंट गलत है। जेंटल स्लोप में लैंडस्लाइड नहीं आता है, स्टीप स्लोप में आता है। गार्डियल कमिटीज विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट, यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है। वाटर इज नॉट एट ऑल कंप्लीटली नॉट प्रेजेंट इन यूनियन लिस्ट। विदिन द स्टेट वाटर, इंट्रा स्टेट वाटर इज इन द स्टेट लिस्ट, जबकि इंटर स्टेट वाटर इज इन द यूनियन लिस्ट। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एआई बेस्ड भाषणी से रिलेटेड तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और भाषणी जो है वो सारे काम कर सकता है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स इज नॉट रिलीज बाय यूएनईपी एंड वर्ल्ड बैंक, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रीज इन प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करता है। डॉक्सिंग इज अबाउट पब्लिकली रिवीलिंग पर्सन्स प्राइवेट इंफॉर्मेशन विदाउट कंसेंट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।